हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके यूपीएससी सीएससी के 2022 के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू के बारे में। दोस्तों, ये 2022 का पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसी चीजें पूछी गई थी जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग साबित हुई थी। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत ही सीरियस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को कम से कम एक बार एनालाइज ना कर लो। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद, देखने के बाद, उनको उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको ये रियलाइजेशन होगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको उनमें कितना समय देना चाहिए, और उनमें जो आपके थॉट्स होंगे, उनमें जो आपके सोचने की ताकत होगी, ठीक है, आपके ओपिनियंस होंगे, वो किस प्रकार वेरी करेंगे आज और एग्जाम टाइमिंग में। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बात लगे तो प्लीज उसको नोट करिएगा। और जो हम जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर पोस्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू कम टू आवर ऑफलाइन सेंटर देन यू कैन कम एट करोल बाग दिल्ली। ठीक है, हम करोल बाग दिल्ली में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। आप वहां पर आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, हमारे मेंटोर से बात कर सकते हो। ठीक है, और तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। तो प्लीज कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा, एक एक बात को नोट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आपका 2022 का प्रीलिम्स का पेपर, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वो दौर था जब बहुत कम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। तो टोटल जो क्वेश्चन थे वो दोस्तों 13 क्वेश्चन थे। लेकिन इन 13 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, जब जब बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब तक आपके लिए पेपर चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है, और इनमें से हमने करंट अफेयर ऐड नहीं करा है। ठीक है, बजट से रिलेटेड कंसेप्ट ऐड नहीं करे हैं, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड कंसेप्ट ऐड नहीं करे हैं। इसमें हमने प्योरली इकोनॉमी का कंसेप्ट डिस्कस करा है। हाँ, इसमें कुछ वो फैक्ट्स और टर्म्स यूज होंगे, लेकिन आपका करंट अफेयर के क्वेश्चंस अलग हैं। तो अगर हम प्योर इकोनॉमी की बात करें तो आउट ऑफ 100 13 क्वेश्चंस हैं, और ये काफी चैलेंजिंग यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं जल्दी से हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पीडीएफ है जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस पीडीएफ में आपके 2022 के प्योरली इकोनॉमी के क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन से इंक्लूडेड नहीं है। और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो एड्रेस है वो ये है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो दिस इज आवर ऑफलाइन सेंटर एड्रेस, आवर वेबसाइट एंड आवर नंबर। ठीक है, आप किसी भी सोर्स से हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है आपका कांटेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करें जल्दी से हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। लेट्स बिगिन। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। देखो, यहाँ पे इन्होंने एक टर्म यूज करा है, रियल सेक्टर। रियल सेक्टर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जनरली प्रोडक्शन साइड, समझ रहे हो मेरी बात, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन साइड को यूज करते हैं, वट एवर द टर्म्स जिनसे इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आप जब नेशनल इनकम पढ़ते थे तो वहां पे ये सब बातें आती थी कि क्या चीज नेशनल इनकम में ऐड होगी या क्या चीज जीडीपी में ऐड होगी, क्योंकि जीडीपी से नेशनल इनकम आपका कनेक्ट होगा, या कौन सा पार्ट नेशनल इनकम या जीडीपी में ऐड होगा या नहीं होगा, है ना। तो वो सब चीज हम लोग करते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
ये जो रियल सेक्टर एक्टिविटीज होती हैं, ये आपकी प्रोडक्शन साइड एक्टिविटीज होती हैं। क्लियर है मेरी बात? कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। आप बोलोगे अच्छा सर फिर नॉमिनल वाली कौन सी होती है, तो ध्यान रखना जो नॉमिनल होती है, नॉमिनल सेक्टर एक्टिविटीज, वो आपकी फाइनेंशियल होती है। ठीक है, कॉपी में इस बात को लिख लीजिएगा, जो नॉमिनल होती है वो फाइनेंशियल होती है, जो रियल होती है वो प्रोडक्शन साइड होती है। क्लियर है? अब हमारे पास इन्होंने 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। अब इन चारों स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट ट्रू है, कितनी फॉल्स है, या फॉल्स से ट्रू नहीं, जो सही है उनका ऑप्शन दे दिया। 4 ऑप्शन है अपने पास, पहले हम चारों को पढ़ लेते हैं। पहला कहता है फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। देखो फार्मर्स, अच्छा एक बात और समझना, जब हम प्रोडक्शन साइड की बात कर रहे हैं तो हम लोग न्यू वैल्यू या न्यू आउटपुट के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे डबल काउंटिंग की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है? मान लीजिए कोई चीज अगर प्रोड्यूस हो गई है तो तभी तो वो प्रोडक्शन का पार्ट बनी है। अब वो बनने के बाद फिर से प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनेगी, वो एक बार प्रोड्यूस हो चुकी है। क्लियर है मेरी बात आपको? पहला कहते हैं फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। देखो फार्मर हार्वेस्ट कर रहा है अपनी क्रॉप को, तो पहली बात तो प्रोडक्शन साइड हो गया, दूसरी बात वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, वो जो प्रोडक्शन हो रही है, जमीन से जो गेहूं उग रहे हैं, जो गन्ना शुगर के निकल रहा है, वो पहली बारी में निकला। पहली बारी मतलब वो एक आउटपुट है, अगले साल फिर दूसरा निकलेगा, उसके अगले साल फिर अलग निकलेगा, यानी हर बार न्यू निकल रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दिस इज द पार्ट ऑफ अ रियल सेक्टर अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक। देखो ये भी आपका ना प्रोडक्शन साइड है, क्योंकि आप कॉटन से फैब्रिक में कन्वर्जन कर रहे हो, कपड़े बना रहे हो। ठीक है, यूजेबल गुड्स बना रहे हो बाय यूजिंग दी रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो आपका ये भी बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस है, एंड नो डाउट इट ये भी आपका फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम का मतलब हो गया न्यू आउटपुट बनेगा। अब जैसे रॉ मटेरियल है, तो एक बार रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो गया, तो जो फैब्रिक बन गया वो फिर से फैब्रिक में कन्वर्ट थोड़ी होगा, या रॉ मटेरियल दोबारा से थोड़ी इस्तेमाल हो सकता है, तो इस्तेमाल हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये भी आपका जो है रियल सेक्टर का पार्ट होगा। थर्ड वन, अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। देखो कमर्शियल बैंक वाला कंसेप्ट आ गया, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द फाइनेंशियल सेक्टर एक्टिविटी। कमर्शियल बैंक की एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी जिसमें चाहे पैसा का लेन देन हो रहा हो, और सिमिलरली यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉडी भी, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो दोस्तों ये जो 1 और 2 है वो तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, और जो 3 और 4 है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं पूछूं कि रियल सेक्टर का कौन सा पार्ट होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों ओनली 1 एंड 2, तो आंसर इज ए, तो करेक्ट आंसर इज ए, यानी ओनली 1 एंड 2। अच्छा आंसर हमारा ये ए हो गया, 1 हो गया, 1 एंड 2 हो गया। अच्छा मैंने ना यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, देखो यहाँ तो मैंने आपको बहुत टेक्निकल समझाया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम थोड़ा सा डिटेल भी समझना है, ठीक है, तो आप दोस्तों ये डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। जैसे मैंने बताया कि रियल सेक्टर क्या होता है, किस प्रकार ये इसमें हम बात करते हैं, जीडीपी का इंक्लूजन कैसा होता है, ठीक है, बूस्ट इकोनॉमिक कैसे होता है यहाँ पर। ठीक है, और जो भी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, साथ साथ मैंने आप यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में भी लिखा है। ठीक है, तो हर चीज मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करी है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो और आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। क्लियर? आगे बढ़े, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम दोस्तों। कहते हैं विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस। ठीक है, अच्छा इसका आंसर देने से पहले ना आप पहले आईआईबीज के बारे में समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईबीज होता क्या है? देखो ऐसा होता है कि कोई भी कंट्री होती है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, मतलब इकोनॉमी में जो कंट्री होती है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, मतलब एग्जैक्ट टर्म है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो ये ट्राई करती है कि हमारे यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो मोटिवेटेड रहे, हमारे यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो मोटिवेटेड रहे। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आज के दौर में आपके म्यूचुअल फंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस हो रही चीज है ना, एड्स आते हैं, ठीक है, एसआईपीज आ गया, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स ले रहे हैं, मतलब
पहले क्या होता था, जिसे नॉलेज होती थी सिर्फ वही इन्वॉल्व होते थे, लेकिन आज क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनको नॉलेज भी नहीं है, लेकिन इतने सारे प्लेटफॉर्म खुल गए तो सबके सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी जगह भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो फिर खत्म हो जाती है बात, तो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, वो भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। तो पॉइंट ये है कि हमें गवर्नमेंट कहती है, इकोनॉमी कहती है, हमें इन इन्वेस्टर्स को किस प्रकार मोटिवेट करना चाहिए। देखो, एक ही तरीका हो सकता है मोटिवेट करने का कि आप उनको रिस्क फ्री कर दो। उनकी जो एसेट्स हैं या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उन्हें रिस्क फ्री कर दो। अगर रिस्क फ्री भी नहीं कर सकते ना, तो उनका रिस्क रिड्यूस कर दो जितना पॉसिबल हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा रिस्क होता है यहाँ पे इन्फ्लेशन का। अब आप बोलो सर, इन्फ्लेशन कैसे रिस्क बन गया? इन्फ्लेशन रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्ट करा और वहां से आपको रिटर्न मिल गया। मान लीजिए आपने 100 रुपए कहीं पर लगाया, 10% का रिटर्न मिल गया, तो 110 रुपए मिल गए, लेकिन वो 110 रुपए 1 साल बाद मिले। तो अगर वो 1 साल बाद मिल रहे हैं, तो अब उनकी 1 साल बाद वैल्यू क्या है? उनकी 1 साल बाद वैल्यू क्या? मैं आपको आपको एक बात इस तरीके से समझा देता हूँ। मान लीजिए आज से 5 साल पहले आप बाइक लेने जा रहे थे, जनरली बाइक या स्कूटी वो लेने जा रहे थे। 5 साल पहले बाइक या स्कूटी की वैल्यू 50-60 हजार रुपए थी, आराम से 50-60 हजार रुपए की बाइक या स्कूटी आ रही थी इजीली। और आपने आपसे क्या करा, आपके किसी दोस्त ने बोला यार मुझे पैसे दे दे, जरूरत है मेरे को। आपने बोला अच्छा चल ले ले, और आपने उसको 50 हजार रुपए दे दिए। और उसने बोला चल मैं तुझे थोड़ा बहुत रिटर्न दूंगा, मतलब बढ़ा के दूंगा, 50 के 60 हजार ले लियो। आपने बोला ठीक है, बुरी बात तो नहीं, 50 के 60 मिल रहा है, डन है। लेकिन जब 5 साल बाद उसने आपको 50 के 60 हजार दे दिए, अब आप वही एक्टिविटी करना चाहते हो जो आप 5 साल पहले कर रहे थे, बाइक या स्कूटी लेने जा रहे हो। लेकिन जब अब बाइक या स्कूटी लेने गए, तो बाइक या स्कूटी की वैल्यू कितनी है? मिनिमम 1 लाख रुपए की आ रही है, कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर ही जाएगी, उससे कम नहीं जाएगी। और बाइक्स का तो अगर रेंज बढ़ती है तो और महंगी होगी। मान लो अगर वो छोटी मोटी नॉर्मल बाइक ले रहे हो, अब मुझे बताओ, 5 साल पहले 50-60 हजार की थी, मतलब 50 हजार की मान लो, अब 1 लाख की है। तो आपने जो इन्वेस्ट करा, टेक्निकल इन्वेस्टमेंट बोलोगे हम लोग उसको, तो वो क्या प्रोटेक्ट रहा? इन्फ्लेशन से नहीं। तो अब क्या हो गया है, अब लोग डरने लगे इन्वेस्ट करने से। तो गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी कि लोगों को मोटिवेट करो, इसलिए उन्होंने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स लिया है। ये क्या करता है, ये आपको जो भी इन्फ्लेशन होते हैं, अनसर्टेन इन्फ्लेशन होते हैं, उससे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। लोगों की इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें दूसरे और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से ज्यादा बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अपने पास एक फिक्स डिपॉजिट भी होता है, ये भी ऐसा होता है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपको एक समय बाद में रिटर्न मिलेगा, ऐसा ही होता है। लेकिन फर्क समझ लो क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें आपकी जो वैल्यूड अमाउंट है उसका प्रोडक्शन नहीं है। ये तो वही बात होगी ना, एक 50 हजार रुपए दिया, वो 60 हजार रुपए दे रहा है मुझे, तो मार्केट का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। ठीक है, तो IIB समझ में आ गया मेरी, आप अमीर बात आपको आ गया। तो अब देखो, इन्होंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। अब तीन ऑप्शन नहीं, 3 स्टेटमेंट दिए। अब तीनों स्टेटमेंट को आप समझो और देखो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी। पहली स्टेटमेंट कहते हैं कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIBs। देखो जो कूपन रेट होता है ना, जनरली ये सारे के सारे आपका फाइनेंशियल मार्केट के टर्म्स हैं। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन करी हुई तो आपको ये टर्म्स बहुत अच्छे से मालूम होंगे। ठीक है, तो मैं अभी फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। कूपन रेट्स का मतलब होता है कि जो चीज फ्यूचर में आप 100 रुपए की लेने वाले थे, यदि वो आपको आज कम की मिल रही है, 90 रुपए की मिल रही है, तो जो 10 रुपये वो कूपन रेट होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स। अब सोचो, अगर फ्यूचर की चीज आज कंज्यूम कर रहे हो, तो कूपन रेट अगर जितना ज्यादा बढ़ता है तो उतना ज्यादा हमारा रियल वैल्यूएशन कम होगी। तो वो कहते हैं जी नहीं, हम इन कूपन रेट्स को कम करेंगे थ्रू IIB। ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है। मतलब IIB की भी दोस्तों बहुत बड़ी डेफिनेशन होती है, और भी बहुत कुछ होता है, बट हमने जनरल डिस्कशन करा है। सेकंड पॉइंट है IIBs प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन।
ये भी करेक्ट है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड है द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईबीज आर नॉट टैक्सेबल। यार ये काम की बात नहीं है, मतलब ये आईबीज का पार्ट नहीं है, ठीक है, एडवांटेज नहीं है, क्योंकि टैक्सेशन वाला कंसेप्ट फिर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो मेरे हिसाब से 1 एंड 2 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। तो इसका जो मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैंने क्या करा दोस्तों, यहाँ पे ना आपको एक्सप्लेनेशन भी दी है। एक्सप्लेनेशन तो मैंने सब क्वेश्चंस में दिए दोस्तों, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैंने जनरली बताया है कि आईआईबी बेसिकली क्या होता है, ये प्रकार देखो एक्सप्लेनेशन में समझ लेना। एक प्रकार का बॉन्ड होता है जो सॉवरेन जो है इश्यू करते हैं, जो प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को कांस्टेंट रिटर्न्स। और इस बात से मतलब नहीं होता कि इकोनॉमी का इन्फ्लेशन क्या हो, डजंट मैटर वट एवर द इन्फ्लेशन, उन्हें कांस्टेंट रिटर्न मिलता है, ठीक है, आईआईबी के थ्रू। और जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है आईआईबी का, वो होता है टू प्रोवाइड अ हेज, टू प्रोवाइड अ हेज एंड टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्राइसिस। जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उन सब में सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस दोस्तों बहुत सारे, हमारे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, बर्बाद हो गई थी इकोनॉमी, उसके बाद बेसल्स बना था। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आईबीज आर कंपेयर्ड विद इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट के इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है, बैंक ऐसा करते हैं। देखो फिक्स्ड डिपॉजिट आपको एक फिक्स रेट ऑफर तो करता है, लेकिन वो ना आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं करता फ्रॉम द इरोजन ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट ड्यू टू इन्फ्लेशन। मतलब जो आपकी रियल वैल्यू कम हो रही है ना, उसको नहीं संभाल पाता, वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। और आईबी जो होता है वो एक आपको मिनिमम रियल रिटर्न प्रोवाइड करता है अगेन वट एवर द इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी। ये बातें ना सारी आप याद रखना, पेपर पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम ये बात करते हैं अगर कैपिटल इंक्रीज करती है विद द इन्फ्लेशन, तो आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट होता है वो ओरिजिनल इंटरेस्ट से बेटर होता है। मतलब अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन के साथ साथ जो आपने रियल वैल्यूड इन्वेस्ट करी हुई वो भी तो बढ़ेगी, वो भी तो कैपिटल इंक्रीज करेगा। अगर वो इंक्रीज करता है ना दोस्तों, तो ध्यान रखना आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा एक्चुअली वो पुराने वाले से ज्यादा होगा, बेटर होगा। तो आगे मेरी बात आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। अच्छा अभी तक हम लोग इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, एक ही डिफ्लेशन का पार्ट भी है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट उल्टा हुआ है अभी में, इसमें सब कुछ उल्टा होगा। जैसे वहां पे इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे डिक्रीज होगी अगर नेगेटिव इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स का फायदा देखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी। कैपिटल डज नॉट डिक्लाइन बिलो द फेस वैल्यू, लेकिन ध्यान रखना इसमें कैपिटल डिक्लाइन होगी, डिफ्लेशन की बात कर रहा हूं मैं, डिफ्लेशन में भी सपोर्ट करेगी, लेकिन फेस वैल्यू से कभी वो कम नहीं होगी। हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। 1997 में एक इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स आया था, जिसका नाम कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स था। ये ध्यान रखना, ये आ सकता है और इसका डेट आ सकता है, जो पहली बार इशू किया गया था। इसमें जो प्रोडक्शन पूरा बार किया गया था वो ओनली टू प्रिंसिपल अमाउंट को किया गया था, नॉट टू द इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब आज का जो है, आज का जो बॉन्ड है, आज का जो आईआईबीज है, आईआईबीज में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, वो कैपिटल के साथ साथ इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है और उसको बढ़ाता ही है। लेकिन जो अगर हम सीआईबीज की बात करते हैं, ये पेपर में आ सकता है, वो कैपिटल को प्रोटेक्ट करता था, वो कभी भी इंटरेस्ट रेट को प्रोटेक्ट नहीं करता था। क्लियर है मेरी बात आपको। एंड आफ्टर दैट 2013 में एक न्यू बॉन्ड्स बाय द नेम ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स इशू किया गया। 2013 की बात है, 1997 में सीआईबीज था, 2013 में आईआईबीज है। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना। और ये जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों पे करेगा। it provide the benefits or protection on the principal amount as well as the interest payment amount, right। तो और ध्यान रखना ये जो आईबीज है उसको सीपीआई से लिंक किया गया। देखो टेक्निकली बात यही है कि सीआईपी में, सीआईबीज में अ, ये जो सीआईबीज में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट था, ठीक है, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट।
लेकिन IIBs में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों को प्रोडक्ट किया गया। और ध्यान रखना, हम ये कहते हैं ना IIBs इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कैपिटल इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में रहना चाहिए, तो उसके लिए हमें WPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हमने अपने IIBs को दोनों के साथ लिंक करा। ये पेपर पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये बात मेरी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिएगा मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपसे, कहते हैं इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए प्राइस को मेंटेन, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप छोटी सी एक बात दिमाग में रखना, किसी भी कंट्री में दो प्रकार की पॉलिसीज होती हैं। एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ये दो ही पॉलिसी होती है, मतलब मेजर लेवल पे, बाकी सबके सब पॉलिसीज इसके अंदर आ जाती हैं। तो जो फिस्कल पॉलिसी होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, वट एवर द पॉलिसी, जिसमें टैक्सेशन आ जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, ट्रांसफर्स आ जाते हैं, सब्सिडीज आ जाते हैं, एंड मल्टीपल टैक्स रेट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो भी चीज आ जाती है वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट बन जाता है। करस्पॉन्डिंगली एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो प्राइस, इन्फ्लेशन, मनी, इन सबसे रिलेट करती है। और अगर प्राइस को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, या किसी भी ऐसी चीज को कंट्रोल करना है जिसका कनेक्शन सीधे सीधा मॉनेटरी टर्म से है, तो वो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। और मॉनेटरी पॉलिसी को जो हैंडल करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैंडल करते हैं, वो RBI होता है। मतलब RBI मतलब इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, जनरली किसी भी कंट्री की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग which is related to the prices, inflation and no doubt the terms of monetary। क्लियर? तो जैसा वो कहते हैं, पहला ऑप्शन दिया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, बिल्कुल भी नहीं। कंज्यूमर की चीजों को करते हैं कंज्यूमर अफेयर्स, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं करते। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कहते हैं एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमेटी, बिल्कुल भी नहीं। कमीशन, बिल्कुल भी नहीं। ये मार्केट के, जो मार्केट में एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं। अब वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। अब ऐसे तो गवर्नमेंट स्कूल्स बना रही है, वहां पे भी खर्चे हो रहे हैं। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी कंसेप्ट, राइट। तीसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी नहीं। ये क्यों नहीं? क्योंकि ये सब नॉर्मल सेक्टर का पार्ट होगा। तो द राइट आंसर इज डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है मेरी बात आपको? तो गाइस ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा खतरनाक नहीं था, ये आपकी नॉलेज पर बेस्ड है। यहाँ मैंने इसकी सारी स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में इस चीज को मतलब इस ऑब्लिगेशन को मैंडेट कर दिया गया। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बता रखी है, जैसे मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी इज द मेजर गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी while growth is also a consideration, that's it, the necessary policy interest rate to reach inflation objective chosen by the MPC monetary policy committee। ध्यान रखना, ये जो पॉलिसी होती है इंटरेस्ट रेट टू रीच द इन्फ्लेशन ऑब्जेक्टिव इज चोजन बाय द MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसी के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट भी होता है ऑफ द रिजर्व बैंक्स, वर्क्स विद द MPC टू डेवलप मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर? ये सब बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे दिए। राइट आंसर इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, अगर हम जनरली इंडिया की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं आपको, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से देखते हैं। कहते हैं विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, पहली स्टेटमेंट कहते हैं इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गाइस ये ना कंसेप्ट समझो, पहले तो आप समझो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो मैं अभी आगे क्वेश्चन तो नहीं पढ़ रहा, जो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिए पहले हम उस पर अपना ओपिनियन रखते हैं, ठीक है। पहला अब ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है क्या है। टेक्निकली ये डेप्थ होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है तो सिक्योरिटीज सेल करते हैं, मतलब सिक्योरिटी दे रहे हैं तो उससे रिटर्न में लोग पैसे देंगे, तो डेप्थ होता है, ठीक है। और जब पैसा मार्केट में पहुंचाना होता है तो फिर वो बाय करते हैं सिक्योरिटीज को। तो ये गवर्नमेंट की डेप्थ इश्यूज होते हैं, राइट। इसमें आप ट्रेजरी बिल्स का भी एग्जांपल ले सकते हो, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म। एक प्रकार के बिल्स होती है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जो डेप्थ को कंट्रोल करती है, ज्यादा कम करती है, ठीक है। पॉइंट ये है कि वो कह रहे हैं कि बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो एक बात बताओ, बाय का मतलब क्या है, किससे बाय कर रही है, लोगों से बाय कर रही है। लोगों से अगर खरीदेगी तो उसके रिटर्न में क्या होगा, उसके रिटर्न में क्या होगा, उसके रिटर्न में वो लोगों को पैसे देंगे। क्या होगा, उसके रिटर्न में वो लोगों को पैसे देंगे। तो जब लोगों को पैसे देंगे तो लोगों के पास ऑलरेडी और पैसा जाएगा, पहले से पैसा है तो उनके पास और पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो इन्फ्लेशन फिर से हाई होगा। तो मेरे हिसाब से अब इन्फ्लेशन फिर से हाई होगा। इकोनॉमी की प्रॉब्लम ऑलरेडी क्या थी, टू हाई इन्फ्लेशन की, ठीक है, हाई इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम थी। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, इन्फ्लेशन फिर से हाई जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेल होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे सेल, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जाएंगी, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जाएंगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ होना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो शायद ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, गलत स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। आगे बात करते हैं बी पार्ट में। कहते हैं इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, डेप्रिशिएट कर रहा है। देखो रूपी डेप्रिशिएट, आपको एक्सचेंज रेट का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। हमारा रूपी की वैल्यू कब होगी, जब डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज करेगा और सप्लाई ऑफ डॉलर डिक्रीज करेगा, तभी तो रूपी की वैल्यू कम होगी। डिमांड फॉर डॉलर हो रहा है तो डिमांड फॉर डॉलर होने पर क्या होगा, एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ेगी। एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि हम लोग कंट्री की बात, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमारी रूपी कम होगा, ठीक है, तो डेप्रिशिएट होगा। तो अब क्या होगा, अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई को दिख रहा है कि यार डॉलर की डिमांड बहुत है मार्केट में, क्या करे। अब डॉलर की डिमांड बहुत है, यानी लोगों के पास डॉलर नहीं है, मार्केट में डॉलर नहीं है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, डॉलर को बेचेगा, सेल करेगा। समझो मेरी बात को, डॉलर को सेल करेगा क्योंकि डॉलर की डिमांड है। अब वो डॉलर की डिमांड अगर ऐसी रही तो क्या होगा, डॉलर की डिमांड अगर ऐसी रही तो हमारा रूपी डिप्रिशिएट होता जाएगा, डेप्रिशिएट होता जाएगा। सेंट्रल बैंक इंटरवेन करेगा, सेंट्रल बैंक इंटरवेन करेगा, क्योंकि हमारी फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है अपना, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। उसमें सेंट्रल बैंक रुपी की डेप्रिसिएशन को रोकेगा। रुपी जितना डेप्रिशिएट होगा उतना ही हमारे यहाँ पे एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, मतलब डॉलर का वैल्यू बढ़ेगी। तो उस वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई डॉलर को सेल करेगा, खुद ही मार्केट, मार्केट को सेल करेगा। तो जब मार्केट को सेल करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली मार्केट में डॉलर जाएगा, तो डॉलर की जो डिमांड हाई हुई थी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास, मतलब मार्केट में डॉलर आ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग लोगों के पास, मतलब वो सेंट्रल बैंक उसको सर्कुलेशन में ले आएगा। क्लियर है मेरी बात आपको ये बढ़िया तरीके से। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है मेरे हिसाब से, क्लियर। उसके बाद पढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट। कहते हैं इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन आर टू फॉल। अब एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट रेट वहां पे कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे कम होता है, तो यूरोपियन यूनियन और यूएसए के अंदर जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं वो कम होंगे, क्योंकि अगर वो रिटर्न हमें नहीं दे रहा, मान लो मैं इन्वेस्ट करता हूँ यूरोपियन या यूएसए में, वो लोग मुझे कम रिटर्न दे रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, उस रिटर्न को वहां ना बेचकर अपनी कंट्री में लगाऊंगा। अगर मैं अपनी कंट्री में लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या है कि डॉलर, एक तो अपनी मैं लगा रहा हूँ और प्लस बाहर के लोग भी डॉलर इंडिया में लेकर आएंगे,
समझ में आई मेरी बात? बाहर के लोग भी डॉलर यहाँ लेकर आएंगे। ये बात ध्यान रखना, दो प्रकार के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक डोमेस्टिक और एक आपका फॉरेन। अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, मतलब सॉरी फॉरेन इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बेसिकली यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना इनफ्लो होगा, इनफ्लो ऑफ फंड होगा, ठीक है, फंड्स का इनफ्लो होगा। और जब फंड्स का इनफ्लो होगा तो आरबीआई के पास क्या ऑप्शन होगा, जब डॉलर बहुत आ रहा है तो आरबीआई डॉलर को बाय करेगा, क्योंकि अब जो डॉलर मिल रहा होगा वो चीप मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो है एक्सिस सप्लाई है। समझ में आई मेरी बात आपको या नहीं आई? इस टाइम क्या है बच्चा? एक्सिस सप्लाई है, तो डॉलर यहाँ पे सस्ता मिल रहा होगा। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन 3 स्टेटमेंट से दूसरी तीसरी स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर इज बी और 2। क्लियर? अच्छा, मैंने क्या करा है, जो मैंने आपको अभी ओरल समझाया है वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे लिख दी हैं। क्लियर है? वो सारी बातें मैंने आपके लिए दोस्तों लिख दी है, एक एक चीज जो चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, तो आप प्लीज इसको एक बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहते हैं विद रेफरेंस टू द बैंक्स ब्यूरो। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा एरर है, मैं बता देता हूँ। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो आएगा ये, ठीक है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बीबीबी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो बीबीबी, इससे एक जनरल कंसेप्ट आप समझिएगा, ये एक प्रकार की गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी होती है, गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी। और इसका जो मेन वर्क होता है ना, ये जितने भी हमारे भारत के, इंडिया के नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, ठीक है, और जितने भी हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है, उन सब के जो हेड्स होते हैं, जो मेन पर्सन होते हैं, उनको सेलेक्ट करने या उन वो हेड कौन होना चाहिए, उसकी रिकमेंडेड एजेंसी होती है। पूरा बैंकिंग सिस्टम को, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक में जो मेन हेड कौन कौन होना चाहिए, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या उनके लीगल बेसिस होनी चाहिए, ये सारी चीज का जो रिकमेंडेड एजेंसी होती है वो दोस्तों बीबीबी होती है। बीबीबी का मेन बात समझ में आ गई? पहली बात, ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। दूसरा, ये एक प्रकार की रिकमेंडेड एजेंसी होती है जो ये रिकमेंड करती है कि नेशनलाइज्ड बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक में जो हेड होगा वो कौन होगा। ठीक है, वो ये उस चीज को रिकमेंड करती है। लेकिन ध्यान रखना, इस ब्यूरो का, बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन कौन होगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे इन्होंने ना, अब क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने 3 पार्ट्स दिए हैं, ठीक है, 1 2 3। और इन्होंने पहले ही पार्ट में बोला है कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो बीबीबी का चेयरमैन होता है। ये दोस्तों ये बात गलत है, कोई नेसेसरी नहीं है कि आरबीआई का गवर्नर ही इसका चेयरमैन हो, दूसरा भी हो सकता है, कोई इसमें जरूरी नहीं। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि 3 स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट होगी। ये बात समझ में आ गई आपको मेरी? और प्लस ये जितने भी हमारे बैंकिंग सेक्टर में डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज होती है, कैपिटल फंडिंग आइडियाज होते हैं, प्लान्स होते हैं, ये एजेंसी सब कुछ सपोर्ट करती है। यानी मैं आपको बता देता हूँ, 2016 में इंडियन बैंक मतलब गवर्नमेंट ने इस एजेंसी को मतलब पूरी अथॉरिटी दे दी कि अब आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कंट्रोल करोगे, मतलब कंट्रोल इन्वर्सन सारी आप स्ट्रेटेजीज में उन्हें सपोर्ट करोगे, डेवलपमेंट में सपोर्ट करोगे, उन्हें बेस्ट प्लान सजेस्ट करोगे। आप एक प्रकार की ऑटोनोमस बॉडी हो जो सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए एक सजेशन बॉडी की तरह काम करोगे। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट बीबीबी का, मतलब मेनली तो यही है। अब अगर मैं यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ तो पहले वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरे स्टेटमेंट कहते हैं बीबीबी रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो वो बात ट्रू है, ये बात ट्रू है कि ये जो बीबीबी होता है वो रिकमेंड करता है सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये बात ट्रू है, मैंने आपको बताई अभी। तीसरा, जो बीबीबी हेल्प करता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज में और कैपिटल रेजिंग प्लान्स में, जितने भी कैपिटल रेजिंग प्लान्स हो सकते हैं उनमें ये सपोर्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर 2, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 इज द राइट स्टेटमेंट। उसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा आपका बी। क्लियर है?
अब देखो यहाँ पे मैंने आपको आंसर बताया, साथ साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि आपका अगर 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है तो वो किन बेसिस पे। देखो सबसे पहले तो मैंने बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो के बारे में बताया कि ये कब इसको अथॉरिटी मिली, कब इसका ऑपरेटिंग जो है स्टार्ट हुआ। ठीक है, मार्च 2016, 23 मार्च 2016 में बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को इलीगल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई हर प्रकार की जो नेशनल बैंक के लिए सपोर्ट में हो, और इसको एक प्रकार का इंडिपेंडेंट रिकमेंडेटरी एजेंसी घोषित कर दिया गया, और इसने जो अपना काम स्टार्ट किया वो अप्रैल 2016। ये डेट्स याद रखना, आगे चल के इंपॉर्टेंट रहेंगी, काम में आएंगी। उसके बाद में अगला स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट वॉज नॉट मैंडेट दैट द गवर्नर ऑफ आरबीआई विल बी द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि कोई जरूरी नहीं है कि चेयरमैन यही होगा। ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई इज नॉट द चेयरमैन ऑफ द बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो, क्लियर। लेकिन हाँ, ये बात तो कंफर्म है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये सपोर्ट करता है हेड को सिलेक्ट करने में, एंड आफ्टर दैट ये सब कंसेप्ट इन्होंने बता दिए हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक स्टेटमेंट है, आप जनरली इनको रीड कर सकते हैं, मैंने सारी के सारी स्टेटमेंट दे रखी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखें एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, ये तो कंफर्म है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू रहेगी, मेनली ये इसका मीनिंग है। और 3 स्टेटमेंट देते हैं, पहली स्टेटमेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है, जनरली इसके 3 पार्ट्स हैं अगेन, राइट। और इन तीनों पार्ट्स में पार्ट नंबर 1 कहता है एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखो गाइस, जब आपने अपनी तैयारी करी होगी तो आपने ये नीर और रीर इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा डेफिनेटली। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है, इसका कनेक्शन सीधे सीधा रियल एक्सचेंज रेट से है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट से है। इस बात को प्लीज आप अपने दिमाग में रखना। देखो स्टेटमेंट कहती है, ये अंडरस्टूड है, ये स्टेटमेंट्स है, मतलब ट्रू फॉल्स की तरह मान के चलो। कहते हैं अगर नीर बढ़ता है तो उससे एप्रिसिएशन ऑफ रुपी होता है, यानी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होता है। ठीक है, ये बात ट्रू है, अगर नीड यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है तो हमारा रुपी की वैल्यू बढ़ती है, एप्रिशिएट होता है। दूसरी स्टेटमेंट कहते हैं हमसे ये एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखो जब भी बात रियल की आ जाती है तो इसका मतलब हम लोग फिर प्राइस इंड्यूस्ड कर रहे हैं यहाँ पर। इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। नो, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस जो अफेक्ट होता है वो रीड की साइड से नहीं होता, रीड उसको इंडिकेट नहीं करता। उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसमें ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव्ड होती है, उसमें जे कर्व होता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इफेक्टिवली जर्नल वो होता है, तो वो सब चीजें होती है, तो गलत स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, रिपीट कर रहा हूँ, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन relative to inflation in other countries is likely to cause an increase in divergence between need and read। ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो जब भी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का ट्रेंड बढ़ रहा होता है अदर कंट्रीज के कंसेप्ट में, तो जो हमारा नीड और रीड का गैप होता है ना, वो गैप बेटा इंक्रीज करता है, दैट गैप विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो 1 and 3 स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बेसिकली वी कैन से दैट द राइट आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली। अच्छा, आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दी है इस पूरे टॉपिक की, क्योंकि ये जब आप पढ़ोगे पीडीएफ में से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट को आप बेटा देख सकते हो, सारी बातें मैंने यहाँ पे नीड रीड एवरीथिंग, यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पर है दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स indirect transfers often talked about in media recently with reference to India। देखो ये गाइस क्योंकि पेपर हमारा 2022 का है, 2022 से पहले 2021 के अराउंड में मीडिया में एक न्यूज बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी, क्योंकि वो आफ्टर कोविड का टाइम था, तो उस टाइमिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जो दूसरी कंट्रीज में जो कंट्रीज के ट्रांजेक्शन हुई हुई थी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी हुआ था,
तो वो सब कुछ डिस्कस हो रहा था उस टाइम। उन्हीं में से एक टॉपिक था इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। तो दोस्तों इसमें जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं वो स्टैटिक ऑप्शंस, बेसिकली स्टैटिक ऑप्शंस हैं। तो आप इन सबको पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी तो ही आप इसका आंसर दे सकते हो। जैसे देखो, चारों ही बातें कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल पे सही हैं, लेकिन हमें बताना कि वो न्यूज़ उस टाइम की क्या थी। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन क्या था, एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन एन फॉरेन एंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री। मतलब एक इंडियन कंपनी बाहर कंट्री के एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करेगी, और जो वह इन्वेस्ट करेगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट निकल के आएगा उस प्रॉफिट में से कुछ टैक्स पे करेगी फॉरेन कंट्री को। ये एक स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट इसकी अपोजिट है कि फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, और वो जो इन्वेस्टमेंट करेगी उस पर जो प्रॉफिट आएगा वो उसमें से टैक्स पे किया जाएगा। तो दोनों बातें कहने की अपनी अपनी जगह सही है। तीसरी है, एन इंडियन company purchases tangible assets in a foreign country and sells such assets after their value increases and transfers the proceeds to India। ये भी अपने स्टेटमेंट लेवल पे सही है। ठीक है, मतलब ये रेसेंट न्यूज थी। तो मैं जनरली बता रहा हूँ, जो ABC है ये तीनों बातें सही तो हैं, लेकिन ये उस टाइम की रेसेंट न्यूज नहीं थी। जो रेसेंट न्यूज थी बेटा वो ये थी, जरा ध्यान से देखना। अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स and such shares derive their substantial value from assets located in India। तो ये बेटा राइट इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये मीडिया में एक न्यूज थी, एक इन्फॉर्मेशन, ये बात चल रही थी मीडिया में। तो मैंने ना यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दी है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है, वन फॉरेन एंटिटीज ओन शेयर्स और एसेट्स इन इंडिया, द शेयर्स ऑफ दोज फॉरेन एंटिटीज आर ट्रांसफर rather than the underlying assets directly। ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं हो रहा है, वो उन्होंने शेयर्स जो है ट्रांसफर करें। ध्यान रखना, इस चीज को बोला जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को क्लियरली? तो ये जो चारों बातें हैं उनमें से जो पहले तीन स्टेटमेंट है उनमें किसी भी प्रकार का इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं था। क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है आपका इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। तो आप इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा और थोड़ा सा रेसेंट न्यूज को भी आप फोकस करिएगा। सो द राइट आंसर इज डी। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, ये ना कुछ मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप प्लीज एक बार इन इन्फॉर्मेशन को जरूर रीड करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे जरा ध्यान से रीड करिएगा। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिनमें इन्होंने आपको 3 स्टेटमेंट दिए, आपको उनको समझना है। पहली स्टेटमेंट कहते हैं कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेड रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। देखो यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है ना कैपिटल फ्लाइट, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो कैपिटल फ्लाइट का मतलब क्या होता है? ऐसा होता है कि किसी भी कंट्री में मान लीजिए कोई भी पर्सन है और उसको उनने इन्वेस्ट कर रखा है। मान लीजिए इंडिया के अंदर किसने इन्वेस्ट कर रखा है, जो बाहर का पर्सन हो या डोमेस्टिक पर्सन हो, और उसे ही पता लग जाए कि बाहर दूसरी कंट्री कुछ रिटर्न दे रही है ज्यादा, तो वो क्या करेगा, इंडिया से पैसा उठाएगा अपना और वो बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो जनरली अपनी इकोनॉमी में से एक अच्छा खासा अमाउंट बाहर जाएगा, समझ में आई? उससे आपका एक्सचेंज रेट भी अफेक्ट होगा, डॉलर की सप्लाई डिमांड भी अफेक्ट होगी, रुपी की वैल्यू भी अफेक्ट होगी, बहुत सारा पैसा बाहर जाएगा। तो ध्यान रखना, जब वो बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है उसी चीज को उसी चीज को बेटा यहाँ पे कैपिटल फ्लाइट बोला जाता है। ठीक है, एक तो चीज हो गई ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, ये कैपिटल फ्लाइट होता है बेटा, दैट विल बी बेसिकली इंड्यूस्ड, वो इंड्यूस्ड होता है, और उसके इंड्यूस्ड होने का रीजन होता है कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो बहुत टाइट होती है। मतलब इट्स अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर? मतलब इसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। तो ये अगर स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली, तो ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन बी गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। देखो एक बात ध्यान रखना, कैपिटल फ्लाइट जो होता है ये बात सच है कि ये इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म इससे इंक्रीज करता है। इवन देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेनेशन लिखी है।
यहाँ मैंने आपके लिए लिखा भी है, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, और कैपिटल फ्लाइट अकर क्यों होता है मैंने वो रीजंस भी आपके लिए यहाँ पे लिखा, फॉर दी बेटर इंटरेस्ट रेट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो अपना यहाँ से देखना, इट इज पॉसिबल दैट एंटरप्राइजेज विद एक्सटर्नल commercial borrowing will see an increase in their interest cost of the firm। यानी जब भी कैपिटल फ्लाइट जा रहा, मतलब कैपिटल फ्लाइट हो रहा था, तो डोमेस्टिक में ना जनरली अपनी वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्लाइन करती है। मान लीजिए पैसा बाहर जा रहा है तो अपने डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होगी, और जो अपना सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है बोरोवर्स का, वो भी दोस्तों उनकी भी वैल्यू यहाँ पे डिक्लाइन होगी, और ये पॉसिबल है कि इससे इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो। तो अब अगर मैंने एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे ये दिया है तो दोस्तों सेकंड इंफॉर्मेशन भी करेक्ट है, यानी आपका थर्ड आंसर भी गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट को सही नहीं बताया गया। वन और ए और डी में से कोई एक स्टेटमेंट सही हो सकती है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ECBs, devaluation of a currency, domestic currency decreases। पता है यहाँ पे मिस्टेक क्या है, इसमें ना एक्चुअली डिक्रीज नहीं होती करेंसी वैल्यू, ठीक है, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी करेंसी रिस्क को डिक्रीज नहीं करता, बल्कि ये उसे इंक्रीज करता है, ठीक है। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में इंक्रीज द करेंसी रिस्क, जो कि आपकी ECB से कनेक्ट होता है। इवन मैंने आपको ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख कर दी है, देखो ध्यान से, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल inadvertently increase the currency risk associated with ECBs and will result in higher interest cost of the borrowers। वो बात मैंने आपको जनरली यहाँ पर भी बताई थी, क्लियर। तो अब देखो उन्होंने गलत लिख रखा है, मतलब वो इंक्रीज करना चाहिए, बट इन्होंने डिक्रीज लिखा हुआ, तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 इज करेक्ट, ये भी गलत, ये आपका सही आंसर। बताओ कोई दिक्कत? बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो 9th क्वेश्चन, ठीक है। एंड अब 9th क्वेश्चन है यहाँ पर, कहते हैं विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिए यहाँ पे उन्होंने, कहते हैं अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टूवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग्स। यानी जो भी हाउस होल्ड का फाइनेंशियल सेविंग्स होता है, अब ये मान के चलो जैसे आप और मैं, हम लोग हाउस होल्ड का पार्ट है, हम लोग सारे हाउस होल्ड है, तो हम लोग कुछ ना कुछ सेविंग्स करते हैं, और वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। मैंने यहाँ पे आपको सेविंग्स के मीनिंग बताए हैं, जैसे हमारा बैंक डिपॉजिट होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स होता है, पेंशन फंड्स होता है, हम इंश्योरेंस लेते हैं, या हमारी किसी भी प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ भी हो, तो वो हमारी स्मॉल सेविंग प्लान्स होता है, और ये सबके सब फाइनेंशियल सेविंग्स होते हैं। इन सबको आप फाइनेंशियल सेविंग बोलते हो, और वो फाइनेंशियल सेविंग जो होती है वो गवर्नमेंट ले लेती है एज एन बोरोइंग्स, वो होता है, मतलब गवर्नमेंट, आपको पता होगा गवर्नमेंट के पास में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे गवर्नमेंट हमसे उधार लेती है, यानी जैसे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेप्थ कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है सेल करती है, सिक्योरिटीज बेचती है हमें, हम सिक्योरिटीज के रिटर्न में गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, ये गवर्नमेंट डेप्थ होता है, ठीक है। तो वो चीज है। तो पहली इंफॉर्मेशन है, और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टूवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग्स। ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। अब दूसरी बात पढ़ते हैं, कहते हैं डेटेड सिक्योरिटीज issued at market related rates in auction form a large component of internal debt, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये हमारा एक इंटरनल डेप्ट का एक लार्ज कंपोनेंट होता है डेटेड सिक्योरिटीज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों ये भी करेक्ट है, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो मैंने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से ऑप्शन सी है, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। और मैंने आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे बता रखा है मनी के से रिलेटेड कंसेप्ट, और साथ में जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे हो सकती है, मैंने वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है।
राइट। सो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरी बात आपको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें ना मैंने एक्सप्लेनेशन में सारी बातें यहाँ पे दे रखी हैं, आप चाहो तो इसको रीड भी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कहते हैं इन इंडिया, ओके, इसमें कितनी इंफॉर्मेशन है? ओके, तीन इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, तीन स्टेटमेंट्स हैं। वो कहते हैं इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइज ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये तो देखो जब हम पढ़ रहे थे चीजें, जब हम आप डिस्कस कर रहे थे, आप भी पढ़ रहे होंगे, तो आपने आरबीआई के कंसेप्ट जरूर पढ़े होंगे। देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मतलब जितने भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं या इकोनॉमी में जो भी क्रेडिट वगैरह होता है उसके क्या रेट्स बेसिकली रहते हैं। अम, ये जो होती है ये जो आरबीआई होता है ना, आरबीआई इसको अथोराइज करता है, मतलब इसको अथॉरिटी देता है। मतलब वो किसी भी एजेंसी को अनाउंस कर देते हैं, हाँ अब आप इस चीज पे ऐसे काम करोगे। लेकिन आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करता, ध्यान रखना, इसको सेबी रेगुलेट करता है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट तो दोस्तों गलत है। सेबी इसको रेगुलेट करता है, आरबीआई इसको क्या ये आरबीआई इसको ऑथोराइज करता है। ठीक है, आरबीआई की साइड से ऑथराइज्ड होती है। उसके बाद में कहते हैं द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नाउन एज आईसीआरए, यानी आईसीआर मैं आपको बता देता हूँ। आईसीआरए की फुल फॉर्म अगर आपने शायद कभी सुनी हो, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और अ लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो ये दोस्तों ये करेक्ट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर इसके बारे में बताया। जो रेटिंग एजेंसी है उसे आप आईसीआरए के नाम से भी जानते हो, और एक ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है ब्रिक वर्क रेटिंग्स इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हाँ ये भी बात करेक्ट है, आप चाहो तो इसको गूगल कर सकते हो। ब्रिक वर्क, ये जो कनाडा बैंक है ना, ये उससे रिलेटेड है। एक्चुअली कनाडा बैंक इसको स्पॉन्सर्स करते हैं। ठीक है, 2007 में जो बेसिकली फाउंड हुआ था, कनाडा बैंक इसको बेसिकली स्पॉन्सर्स करते हैं, ब्रिक वर्क रेटिंग्स। क्लियर? तो मेरे हिसाब से 1 2 3 में से 2 and 3 इज द राइट स्टेटमेंट। तो 2 and 3 का मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब आप अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देखोगे दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में सारी बातें दे रखी है, जैसे सेबी रेगुलेट करता है, नॉट आरबीआई। ठीक है, और बाकी चीजें मैंने इसके अंदर सारी की सारी आपको बता दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, देखो ये वाली बात भी इसमें आ गई है, दैट इज प्रीवियसली नोन एज इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग, यानी आईसीआरए लिमिटेड। ठीक है, ये उसके बाद भी आ गई कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। राइट, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे आ गई। तीसरी बात भी आ गई इसमें, ब्रिक वर्क रेटिंग इज ऑथराइज टू कंडक्ट क्रेडिट रेटिंग्स इन इंडिया बाय द आरबीआई। आरबीआई ने इसको ऑथराइज करा एज एन एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट एजेंसी। ये बस ये भी याद रखना कि उसको एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो कनाडा बैंक है वो उसको स्पॉन्सर करते हैं, जो कि 2007 में फाउंड हुए थे। एंड इट प्रोवाइड्स रेटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एफएमसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड बैंक लोन। राइट, तो ये इनको भी रेटिंग करते हैं, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी रेट करता है। तो गाइस इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो बी था, जिसमें 2 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ओके, ये आपने पढ़ा होगा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है, देखो सबसे पहले दोस्तों आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड को समझना पड़ेगा। ऐसा होता है कि कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो, ठीक है, तो वहां पे मान लीजिए आपके पास एक बॉन्ड है।
अब आप चाहो अपने बॉन्ड को कॉमन इक्विटी या शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें कॉमन इक्विटी कॉमन होनी चाहिए, वो कॉमन इक्विटी या कॉमन इक्विटी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यदि आपके बॉन्ड के पास ऐसा फीचर है तो दोस्तों उसे आप कन्वर्टेबल बॉन्ड बोलोगे। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड किसे कहते हैं। दूसरी बात ये कि जब भी किसी भी बॉन्ड के पास में कोई ऑप्शन होता है, ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, ठीक है, अगर वो एक्सचेंज हो रहा है तो ध्यान रखना जो कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है वो लोअर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इससे एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा कूपन रेट होता है, कूपन रेट आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, वो रिड्यूस्ड होता है, वो कम होता है। यदि कूपन रेट कम होगा तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बेटा यहाँ पे कम होगा। तो एक पहली स्टेटमेंट है ये, ठीक है बेटा, एक तो स्टेटमेंट ये होगी, तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे बात करते हैं एंड आगे स्टेटमेंट है द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी affords the bondholder degree of indexation to rising consumer prices। हाँ, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो बॉन्ड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में, ये जो हमारे पास ऑप्शन होता है, दैट जो बॉन्ड होल्डर होता है अफोर्ड करता है, अफोर्ड्स दी बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन। देखो इंडेक्सेशन का मीनिंग क्या होता है, जब भी मार्केट में प्राइस से रिलेटेड कुछ भी अगर बदलाव आते हैं, जैसे इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है, तो जो आपकी एसेट है ना, या जो आपका स्टॉक है, जो शेयर है, जो इक्विटी है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा विद द इन्फ्लेशन, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आपको अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जैसे एन इंटरेस्ट बेरिंग फिक्स्ड इनकम, पहले देखो कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या, कि जो इंटरेस्ट बियरिंग फिक्स्ड इनकम कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटी जो होता है उसे आप यहाँ पे कन्वर्टेबल बॉन्ड बोलते हो, और इसके पास ऑप्शन होता है ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक और इक्विटी। मतलब एक ही एक ही इक्विटी स्टॉक के आप नंबर ऑफ शेयर्स आप ले सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता रखी हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। और यहाँ पे देखो एक इंडेक्सेशन वाली बात भी आ गई, तो सबसे पहले आप इंडेक्सेशन का मीनिंग समझ लीजिएगा, तो आप शायद और अच्छे से इसको समझ सकती हो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आपको, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बोथ A1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, तो जरा देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं विद रेफरेंस टू द, क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं, और इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, ट्रू है मतलब करेक्ट है। जो ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन कहता है, मतलब स्टेटमेंट दिए, कहते हैं एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो सबसे पहले ना आपको ना कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है या तो आपकी एसेट बढ़ रही है, मतलब आपने कोई चीज जैसे यहाँ पे बोला ना न्यू टेक्नोलॉजी ले रहे हो तो आपकी एसेट्स बढ़ रही है, या फिर आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। मान लीजिए आप पे कोई लोन था और अब आपने लोन दे दिया, बड़ा अमाउंट गया, एक्सपेंडिचर हो गया, तो दोनों में से कोई एक बात होगी। तो यस, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी लेते हैं तो हमारी एक एसेट बढ़ रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, एग्री। सेकेंड स्टेटमेंट कहते हैं कि दैट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब तो ये हुआ करता था, देखो यही बात उन्होंने गलत कर दी है। देखो जो डेप्थ फाइनेंसिंग होती है ना, ये एक प्रकार का डेप्थ फाइनेंसिंग मतलब टू टेक अ लोन, आप यहाँ पे लोन ले रहे हो, है ना, डेप्थ को फाइनेंस कर रहे हो, आपका जो उधारी है उसको फाइनेंस कर रहे हो। तो उधारी को फाइनेंस कैसे करेंगे कि भैया हम लोग कहीं से लोन लेंगे और लोन के बेसिस पे अपना कुछ पेमेंट कर देंगे, मतलब लोन लेके फिर वो आगे पैसा अपना फाइनेंसिंग कर देंगे। तो लेकिन जब लोन ले रहे हो तो यहाँ पे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है ना भाई, लोन ले रहे हो तो लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर है मेरी बात आपको, आपको यहाँ पे लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। यदि
डेब्ट फाइनेंसिंग में लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में लायबिलिटी क्या होती है, कम, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में लायबिलिटी कम होती है, लेकिन ये कह रहे हैं डेब्ट फाइनेंसिंग हो रही है, डेब्ट फाइनेंसिंग में तो लायबिलिटी आपकी बढ़ती है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरी बात आपको ये? अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप बेटा ये रीड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में डिटेल दी है कि किस बेसिस पे आप अपने आंसर को सही बता सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हमारे इस पेपर में दोस्तों 13 क्वेश्चन ही आए थे, एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो प्लीज इसको एक बार रीड करिएगा। कहते हैं इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, retrenchments एंड ले ऑफ इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स। मतलब ये जितनी भी उन्होंने चीजें बताई है ना, ये जितने भी इंफॉर्मेशन कंपाइल होती हैं मतलब इकोनॉमी में इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे डिस्प्यूट्स हो गए, क्लोजर्स हो गए एंड सो ऑन, जितनी भी चीजें ये कौन कंपाइल करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अपने को उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन इन सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करता है, कौन इकट्ठा करता है। तो 4 ऑप्शन दिए इन्होंने। पहले बोलते हैं सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नहीं ये नहीं करता। दूसरा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, ये भी नहीं करते, ये इंफॉर्मेशन है इसको नहीं करते। तीसरा है लेबर ब्यूरो, यस लेबर ब्यूरो करते हैं जी। ठीक है, ध्यान रखना, लेबर ब्यूरो होते हैं जो ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। चौथा ऑप्शन भी देख लेता हूं मैं, नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी नहीं करते थे। तो बेटा राइट आंसर इज सी। देखो बेटा, अब यहाँ पे ना मैंने आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट दे दी है, जैसे लेबर ब्यूरो जो होता है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट्स या ले ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी हो रहे हैं, ये सब कुछ जो इंफॉर्मेशन होती है ये लेबर ब्यूरो जो है इकट्ठा करता है। ठीक है, वो अपना एक एनुअल पब्लिकेशन जिसको कहते हैं हम, ये मतलब ये पब्लिकेशन का नाम ही है, टाइटल है, क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट्स एंड ले ऑफ इन इंडस्ट्रीज इन इंडिया। उनका एक एनुअल पब्लिकेशन, ध्यान रखना ये पेपर में आ सकता है, तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेम क्या होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड डेटा ऑन वर्क शटडाउन, मतलब कब शटडाउन हुआ था किस कंपनी का काम, क्लोजर्स, ले ऑफ, लॉकआउट्स, दैट कैन बी यूज टू इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजंस। क्यों, इससे ना डिसीजन लेने में आसानी होती है, राइट। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली है। तो दोस्तों हमारा ये 2022 का जो पेपर है ये हमने बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लिया। ठीक है, हमने बढ़िया तरीके से इसको डिस्कस कर लिया। टोटल 13 क्वेश्चन थे और ये हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। ठीक है, सो आपके यहाँ पे 26 मार्क्स का पेपर इधर हो गया, तो इस चीज को थोड़ी सी आप दिमाग में रखना। कट ऑफ अगर आप देखो तो कट ऑफ लेस देन 100 रहती है, मैंने एक वीडियो में बताया कि ये जीएस पेपर प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी रहती है, तो लेस देन 100 रहती है। और लेस देन 100 में से अगर 26 मार्क्स आपके एग्जाम्पल, और तो इतना कम क्वेश्चन आते नहीं है, मिनिमम 18 टू 22 तक के क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ जो 12-13 क्वेश्चन में बातें अटकी हैं आके। ठीक है, तो वेटेज देखो, अगर 100 से कम नंबर की वेटेज, मतलब 200 मार्क्स का पेपर ये, तो 100 से कम की अगर वेटेज है तो दोस्तों आपका 26 नंबर तो आपके यहीं से क्लियर हो रहे हैं। तो अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और पेपर के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।